प्रस्थापित व्यवस्थेचा कुठेतरी होताना आपल्याला दिसतोय का? असा प्रश्न दिशानी या ठिकाणी आपल्याला केला. मला वाटते फारच अभ्यासपूर्ण आणि सगळ्यांना समजेल अशी मांडणी दिशानी केलेली आहे. तर यासाठी मी चा आभार व्यक्त करतो. आपण प्रश्न हे शेवटी घेऊयात. सो याच्यानंतर जे आपले स्पीकर आहेत ते अ, असंग वानखेडे आहेत. मी त्यांच्याबद्दल इंट्रोडक्शन करतो. सो Asang Wankhede is DPhil law candidate at University of Oxford. He was also awarded with MPhil from Oxford University. He is also currently engaged with Oxford University Commonwealth Law Journal as an associate editor. He's author of recently published book titled as Affirmative Action for EWS and Upper Caste in Indian Constitution Law, Context, Judicial Discourse and Critique. So I welcome Asang Wankhede for the discussion. Over to you. Thanks, Bodhi. Can you make me as a co-host? I want to share my slides. Yes, sir, sure. Okay. जब तक बोधी मुझे को-होस्ट बनाता है, मैं हिंदी में बात करूंगा और मैं दिशा का बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूंगा कि शी कवर्ड अ लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स और जिसके साथ मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। जैसे दिशा ने हिस्टोरिकली जो भी आपके सामने रखा फैक्ट्स एंड लीगल पॉइंट्स भी, उससे मेरा काम काफी हल्का हो गया क्योंकि मेरे जो इनिशियल स्लाइड्स है मैं उसमें ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। जैसे दिशा ने आउटलाइन किया, मेरा अप्रोच इस प्रेजेंटेशन का थोड़ा डिफरेंट है। जो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट अभी आया है, मेरा फोकस उसके ऊपर रहेगा। जो 400 पेज का जजमेंट है, काफी कॉम्प्लेक्स जजमेंट है एंड मेरा प्रेजेंटेशन उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके आपको बताएगा कि उसमें इनकोहेरेंसेस क्या है और उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। सेकेंड इश्यू जो मैं डील करूंगा अपने प्रेजेंटेशन में, वो मेरे बुक के ऊपर आधारित होगा। जो बुक पब्लिश हुई थी, जो ईडब्ल्यूएस के ऊपर ही नहीं है, लेकिन 3 जो स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, जिसमें अपर कास्ट रिजर्वेशंस का जो मुद्दा है, मराठा, पटेल और पाटीदार पटेल और जाट्स का रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, मेरी बुक उसके ऊपर भी आधारित है। तो जो भी इनसाइट्स मैंने लिखे हैं और मेरा जो बेसिक प्रोजेक्ट है, डीफिल और एमफिल का भी प्रोजेक्ट जो रहा है, वो अपर कास्ट रिजर्वेशंस के ऊपर ही रहा है ऑक्सफोर्ड में। Bodhi, have you made me a co-host? Yes, sir. Just a minute. फिर मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ। बोधी मुझे जब तक को-होस्ट बनाएगा तब मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। मैं शुरुआत इससे करूंगा कि विलास जी ने, ढोनेश सर ने जो कहा कि 10 साल की रिजर्वेशन था, उसमें काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। 10 साल हमें समझना चाहिए कि भारत में 3 प्रकार के ब्रॉडली रिजर्वेशंस है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है। 10 साल की जो टाइम लिमिट जो प्रोवाइड की गई थी, हमेशा पॉलिटिकल रिजर्वेशंस के लिए ही की गई थी। सनसेट क्लॉज जो हम बोलते हैं, वो जो बाकी के 2 जो मेन इंपॉर्टेंट रिजर्वेशंस है, आर्टिकल 15 और 16 में मोस्टली, उसमें रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए गए थे विदाउट अ सनसेट क्लॉज, विदाउट 10 years ऑफ टाइम लिमिट्स। अब विलास सर ने जो कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी लिख के आता है कि कैसे रिजर्वेशंस बस 10 साल के लिए ही थे और क्यों सनसेट क्लॉज होना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट की जस्टिसेस है जो इसको मिस इंटरप्रेट करके लिख रहे हैं। इससे शुरुआत करना जरूरी था क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए थे, उसके बाद हमें उसको रिमूव करना चाहिए। ये गलत बात है। रिजर्वेशन का बेसिस, फंडामेंटल बेसिस, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज को एड्रेस करना है, और सोशल एक्सक्लूजन जो ट्राइबल पॉपुलेशन ने फेस किया उसके लिए है। ओबीसी रिजर्वेशन का जो फंडा है वो थोड़ा अलग है। उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो SC/ST रिजर्वेशन से काफी डिफरेंट है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी कि हमें रिजर्वेशंस प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें एक बात ये आई थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सामने कि whether the reservation should be for all sections of the society. Now, Constituent Assembly में
ये डिबेट जब हुआ तो बैकवर्डनेस, जो कोर्ट्स में मैं बोलना चाहूंगा बैकवर्डनेस, वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि कम्युनल कोटा और रिजर्वेशंस में डिफरेंशिएट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब आर्टिकल 15 और 16 सॉरी आर्टिकल 16 को अडॉप्ट करने की बात आ रही थी। डॉक्टर बाबा साहब ने ये कहा, दो चीजें कही पहले तो, कि रिजर्वेशंस कैन नॉट बी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड सेकंड थिंग एंड इज दैट रिजर्वेशन शुड बी ओनली फॉर माइनॉरिटी सीट्स। माइनॉरिटी सीट्स के लिए ही रिजर्वेशंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेजॉरिटी सीट्स के लिए रिजर्वेशंस रहे तो ये जो इक्वालिटी प्रिंसिपल है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो प्रिंसिपल है, वो खत्म हो जाएगा। I don't think I'm still a host, but I'll still go ahead with my presentation. What I'll do is actually I share my presentation here, You and can then share yeah, your and presentation. then Modi, can you yeah, can you put it up? I'm just gonna share my presentation. एक minute, chat में मैं share कर रहा हूँ. No, you can directly share on this. Share this. Okay. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes. Yes. Myself, Dr. Shyam Kaur. Yes. So मेरा टाइटल बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साथ इसलिए है क्योंकि मुझे, जैसे दिशा ने भी कहा, कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जो रिजर्वेशन है वो सच में इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, पॉवर्टी या इकोनॉमिक वीकनेस के ऊपर आधारित नहीं है। मुझे भी लगता है कि ये कास्ट के ऊपर आधारित है। तो ये मेरे बुक का मैंने इसके बारे में बात की थी आपसे जी। हाँ, सो दिशा ने भी इसके ऊपर काफी किया तो डिस्कस किया है, तो मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन फंडामेंटल बेसिस जो रिजर्वेशन का था वो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने का था। कभी भी ये ऐसा सिस्टम सरकार, गवर्नमेंट लाना नहीं चाहती थी जहाँ पे हर एक कम्युनिटी को उनका परसेंटेज या शेयर मिले। मेरा जो बुक का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अभी भारत में रिजर्वेशन बचा ही नहीं है। मैं रेडिकली ये बोलता हूँ कि रिजर्वेशंस को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है कम्युनल कोटा में, और अभी हम जो इस तरीके से हमको रिजर्वेशन की तरफ देखना है वो एक कम्युनल कोटा की तरह देखना है, वो रिजर्वेशन नहीं है। अब मैंने जैसे बोला कि मेरा फोकस जजमेंट के ऊपर है, जो 400 पेज का जजमेंट है और काफी सेपरेट ओपिनियंस है। तो ऑफ कोर्स 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस विद इन जनरल कैटेगरी लाया in both education institutions and public employment. EWS एक लोता ऐसा एक रिजर्वेशन है जहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोटेक्टेड ग्राउंड नहीं है। ज्यादा थियोरेटिकल डिटेल में नहीं जाऊंगा डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ग्राउंड्स है, तो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो हम बोलते हैं, नो करस्पॉन्डिंग प्रोटेक्टेड ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू बैक EWS कोटा। इसका अर्थ ये है कि जो भी रिजर्वेशन बेस्ड है 15(4) में, 16(4) में, उसका एक करस्पॉन्डिंग प्रोटेक्टेड ग्राउंड है आर्टिकल 15(1) में। अब 103rd अमेंडमेंट क्या करता है कि इंट्रोड्यूस तो कर दिया उन्होंने आर्टिकल 15(6) के स्वरूप में रिजर्वेशन, लेकिन आर्टिकल 15(1) को अमेंड नहीं किया। और I'll tell you why this is so much controversial, especially for a anti-discrimination academic like me and the people who sort of read in depth ki, what is the basis of this affirmative action and anti-discrimination law. And मैंने अभी आपको बताया कि मेरी sort of ये अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट हुआ है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी में। तो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी एक लार्जर अम्ब्रेला है जिसमें अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स भी आते हैं। रिजर्वेशन एक स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर है इसकी, एंड इट्स वेरी यूनिक वन ग्लोबली, इसके वजह जहाँ पे आपको एक सर्टेन कोटा मिलता है। अब जनहित अभियान पे आता है, 3-2 मेजोरिटी से रूल किया कि EWS कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट भी है जजमेंट का वो ये है कि यूनानिमसली 5 जजेस ने, जो फर्स्ट इश्यू था क्वेश्चन ऑफ लॉ था, उसके ऊपर ये रूल किया कि अफर्मेटिव एक्शन कैन बी सोली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। अभी तक हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, lack of proportional representation was the base fundamental basis for extending reservations. अभी फर्स्ट टाइम इसका, और इस जजमेंट का यही सिग्निफिकेंस है कि 5 जजेस ने यूनानिमसली रूल किया
कि सोली इकोनॉमिक बेसिस डिसएडवांटेज बेसिस पे हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब फिर 3:2 का स्प्लिट क्यों हुआ? वो इसलिए स्प्लिट हुआ क्योंकि जो मिनॉरिटी है इसमें जस्टिस भट्ट और चीफ जस्टिस की, वो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये कोटा डिस्क्रिमिनेटरी है, कि ये SC ST OBCs को एक्सक्लूड करता है अपने परव्यू से, एंड दैट्स व्हाई इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड जो इक्वालिटी कोड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन जो फंडामेंटल फर्स्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो डिटर्मिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इकोनॉमिक बेसिस पे सोली बेस्ड ऑन दैट हम लोग कोटा दे सकते हैं। अब इसके इम्प्लीकेशंस हमारे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस पे क्या होता है, मैं उसके ऊपर दूसरी स्लाइड है पर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। रीजनिंग्स इन सेपरेट ओपिनियंस, अब अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं। जस्टिस महेश्वरी का जो लीडिंग जजमेंट है, उसके बाद जस्टिस पार्दीवाला का भी जजमेंट है, एंड जस्टिस भट्ट और CGI का भी जजमेंट है। वो सब इन लार्जर कंटेक्स्ट कंकर करते हैं, अग्री करते हैं जस्टिस महेश्वरी के जजमेंट के साथ। जस्टिस महेश्वरी ये कहते हैं, और ये जो एक ट्रेंड देखा है मैंने मेरे रीडिंग ऑफ द जजमेंट में, कि इकोनॉमिक जस्टिस को लिंक किया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के इश्यू से। अब आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल and in particular of SC STs and shall protect them from social injustices and all forms of exploitation। अब कोर्ट की रीजनिंग ये रही है और थ्रू आउट यूनानिमस डिसीजन मेकिंग में, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है अंडरस्टैंडिंग में सेपरेट ओपिनियंस पे। लेकिन एक जो हम बोलते हैं कि एक क्लियर कट थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल दीज जजमेंट्स इज दैट affirmative action based on economic disadvantage furthers the goal of distributive justice हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का गोल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि हम फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को और प्रियम्बल को कंजॉइंटली रीड करते हैं। जब हम ये सब रीड करते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन का जो मुद्दा आता है वो काफी उभर के आता है। और इसलिए जो भी आर्टिकल 46 रहे और जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स का जो कंजॉइंट रीडिंग के बाद एक ही बात जो उभर के आती है वो ये है कि रिजर्वेशंस कैन बी देन एक्सटेंडेड सोली बेस्ड टू एड्रेस इकोनॉमिक deprivation. That is very important. Now, अब जो economic basis of group classification, which is exclusionary, is now offensive of right to equality. Now, इसमें जो वेरिएशन आता है, और मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं उसके, जो जस्टिस पारदीवाला का ओपिनियन है, उन्होंने क्रीमी लेयर के साथ इसको लिंक किया है और बोला है कि EWS जो जनरल कैटेगरी में है, उनका OBC के साथ काफी they are very on equal footing as OBCs, and therefore since creamy layer as a concept has been used for OBCs, he also thinks that economic criteria can form the basis of reservation policy. सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे हिसाब से मेरी रीडिंग में मुझे लगा वो जस्टिस भट्ट का जजमेंट था, जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो इंडिया में हम मानते हैं आर्टिकल 14 में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी कोड है, उसके इंटरप्रिटेशन से जस्टिस भट्ट के ओपिनियन से जिसको जस्टिस पारदीवाला सपोर्ट भी करते हैं at a great length, Justice Bhatt goes on to say that based on the understanding of substantive equality, any form of reservations based on only on economic disadvantage is a facet of right to equality. अब इसका अर्थ ये है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अभी तक तो 2019 के 103rd अमेंडमेंट के पहले तक was considered that cannot be the basis for extending reservations. अब जनरल जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि रिजर्वेशंस और अफर्मेटिव एक्शन जो एक उसका one of the measures that is taken within anti-discrimination law is to overcome some form of abiding and historical disadvantage. अब सुप्रीम कोर्ट के सब्सटेंटिव इक्वालिटी एनालिसिस से ये बोला जा रहा है कि ये जो पहले की अंडरस्टैंडिंग थी सब्सटेंटिव इक्वालिटी की कि रिजर्वेशंस आर नॉट एक्सेप्शंस टू not an exception to the equality principle but is a facet, now also constitutes reservation based on economic disadvantage. अब इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है
कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेकअप है इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन का, दैट इज प्रॉब्लमैटिक, एंड इट शोज दैट देयर इज अ मूव फ्रॉम अ discrimination centric understanding of affirmative action towards deprivation centric understanding of economic affirmative action. एंड इसमें जस्टिस भट्ट का जो जजमेंट है वो इग्नोर करता है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का खुद का जो जूरिस्प्रूडेंस है, इतने बहुत सारे जजमेंट्स है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो पॉवर्टी को इन पर्टिकुलर कंसिडर करता है कि मल्टी डायमेंशनल है। इवन द इश्यू ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज पॉवर्टी, जो काफी इंटरचेंजेबली ये दो तीन कॉन्सेप्ट को यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये काफी इट्स अ मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग। इसका अर्थ ये है कि हम बस ये बोल नहीं सकते कि हमने एक इनकम लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके नीचे जो भी रहेंगे वो बेनिफिशियरीज रहेंगे, जो इनके ऊपर रहेंगे वो बेनिफिशियरी नहीं रहेंगे, क्योंकि डिसएडवांटेज को हम समझते हैं मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग से कि स्टेटस, कास्ट, रेस, जेंडर ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं डिसएडवांटेज में, बस इकोनॉमिक फैक्टर ही डिसएडवांटेज में कंट्रीब्यूटरी नहीं होता है। जो मैं अग्री करता हूँ उनके डिसेंटिंग जजमेंट के साथ, वो है डिस्क्रिमिनेटरी कोटा, जिसके ऊपर मैंने काफी आर्टिकल्स भी लिखे और मेरे बुक का वो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट भी है कि ये कोटा 101 डिस्क्रिमिनेटरी है, जो इक्वालिटी कोड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट करता है। वो क्यों करता है? अब आपको ये बात समझना जरूरी है कि SC ST OBC को जैसे दिशा ने बताया कि इस कोटा से एक्सक्लूड कर देता है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेटरी कोटा उसी वजह से नहीं है। ऑफ कोर्स वो प्राइमरी और फंडामेंटल रीजन है, लेकिन हम लोग अगर देखते हैं कि जो भी अब देश पांडे जो एकेडमिक है उन्होंने भी काफी इसके ऊपर लिखा है कि दिस इज एन अपर कास्ट कोटा, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिशा। मेरी जो रीजनिंग है वो बिट डिफरेंट है जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, वो इसलिए है कि विद इन जनरल कैटेगरी, और अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट भी उठा के देख लेंगे EWS के ऊपर, तो द्वाराचंद गहलोत साहब जो उस वक्त सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि ये अपर कास्ट कोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग नॉन रिजर्वेशन बेनिफिशियरीज को जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी है उनको कोटा दे रहे हैं। अब ये गिमिक जो हम बोलते हैं वो ऐसा है कि सरकार ने ये बोला कि बस हम अपर कास्ट के लिए कोटा नहीं बना रहे हैं, उसमें हम रिलीजियस मिनॉरिटीज जिसको कोटा नहीं मिलता है, जो बेसिकली अभी कोटा से वंचित है, उनको कोटा मिल रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट काफी टाइम से ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में भी बोला गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बोला गया कि दिस इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर अपर कास्ट। जो मेरा रिसर्च है वो ये बताता है कि इसके बाद वाली स्लाइड एक्चुअली, कि ये कोटा is how it is upper caste. It is because of two reasons. First is the intra general caste group dynamic, जो मैं बोलता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, I think it's the third slide from now, and intra Hindu group dynamic, and I'll come to that later. लेकिन very quickly अब limitations of EWS identification criteria, अब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के माध्यम से और 16(6) के माध्यम से रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन उसको उस ग्रुप को EWS ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसके लिए अलग से एडवाइजरी जारी की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब उस एडवाइजरी को लेके काफी जुडिशियल डिबेट हुआ है और उसको चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट पे इस जजमेंट के पहले, जनहित अभियान के पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एनुअल फैमिली इनकम बेस्ड क्राइटेरिया है, और जो मैं आर्ग्यू करता हूँ कि दिस ओनली बेनिफिटिंग अपर कास्ट मिडिल क्लास हिंदू मैन, एंड 103rd अमेंडमेंट के ऊपर जो क्राइटेरिया आधारित है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफी यू-टर्न मारे हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। मैं नील न्यूनेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को काफी फॉलो किया है मैंने, और मेरी बुक में काफी उसका सब्सटेंशियल एनालिसिस भी मैंने दिया है कि फर्स्ट गवर्नमेंट को पूछा गया, और जैसे चंद्रचूड़ की बेंच थी जब ये केस उनके सामने थी, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये EWS क्राइटेरिया जो आपने डिवाइस किया उसका बेसिस क्या है। अब आप को लगेगा कि उसको बेसिस होने की क्या जरूरत है। जैसे आप देखेंगे SC ST OBC के जो रिजर्वेशन आधारित है, जो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया आधारित है, वो एम्पेरिकल एविडेंस जो हम बोलते हैं उसके ऊपर आधारित है। अब जब सरकार को पूछा गया कि क्या बेसिस है, पहले सरकार ने ये बोला कि EWS कोटा क्रीमीलेयर और सिनो कमीशन रिपोर्ट जो 2010 की रिपोर्ट है उसके ऊपर आधारित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब सिनो कमीशन रिपोर्ट पढ़ी, तो
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछा कि कभी कहीं भी सेनो कमीशन रिपोर्ट में ये नहीं लिखा गया है कि कोटा रिजर्वेशंस को एक्सटेंड करें हम सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के फेवर में। अदर अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी जरूर करे, लेकिन रिजर्वेशंस को एक्सटेंड करे ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है, और क्रीमिलर का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। सेकेंड, फिर वापस जब सरकार ने एक्चुअली वो रिपोर्ट पढ़ी और सुप्रीम कोर्ट के पास वापस गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय दिया, फिर उन्होंने बोला कि हाँ भैया, इनकम टैक्स सीलिंग लाइन के ऊपर ये आधारित है, क्योंकि सेनो कमीशन में वो लिखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से पूछा कि आप बोल रहे हो कि 8 लाख जो एक्चुअली क्रीमिनल क्राइटेरिया है, वो आप अभी बोल रहे हो कि इनकम सीलिंग लाइन है, वो एक्चुअल इनकम जो इनकम टैक्स सीलिंग लाइन 2.5-3 लाख की है, आप वो 5 लाख का कैसे जस्टिफाई करते हो? अब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकी, तो फिर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया दिसंबर लास्ट ईयर कि हम इसको रिवाइज करेंगे इस क्राइटेरिया को, जो गवर्नमेंट ने बनाया था। तो गवर्नमेंट को कुछ आइडिया नहीं था, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में एटलीस्ट, कि वो क्या कर रही है इस क्राइटेरिया के साथ में। और जब 2019 में ये अमेंडमेंट आया था, तो ये 2 महीने पहले जब हमारे जनरल इलेक्शन होने वाले थे इंडिया के, तब ये लाया गया था। काफी गड़बड़ी में और काफी तेजी से इसको पास किया गया था। इसके ऊपर कुछ डिबेट, चर्चा या इवन गवर्नमेंट को कुछ को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन दे रहा है सरकार इस क्राइटेरिया के, एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद को आइडिया नहीं है कि हम इस ईडब्ल्यूएस को कंस्टिट्यूट कैसे करें, इस ग्रुप को ग्रुप कैसे माने और बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कैसे करें। नाउ लिमिटेशंस, एंड दिस इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ माय बुक, जो मैं बोलता हूँ कि अभी भारत में रिजर्वेशंस नहीं बचे सरकार ने। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये करंट सरकार है, इसकी पहले भी जो भी सरकारें हैं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने धीरे धीरे रिजर्वेशंस को किल किया है। Reservations have been given a slow death since its very inception, and I identify that slow death to My humble request is, can we move slowly? बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब अच्छा ठीक है, ओके। सो लिमिटेशंस ऑफ रिजर्वेशंस जो है, तो फेजेस फ्रॉम अफर्मेटिव एक्शन टुवर्ड्स कम्युनल कोटास। अब मेरा ये आर्गुमेंट है कि भारत में रिजर्वेशंस नहीं बचे हैं और बस कम्युनल कोटा ही भारत में बचा है। अब मैं जो डिफाइन करता हूँ कम्युनल कोटा इज दैट हर एक, जो भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली समझते हैं, जनरल कैटेगरी 103rd अमेंडमेंट के पहले कभी भी एक क्लास इन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास, बेनिफिशियल क्लास कंसिडर नहीं किया गया हमेशा, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट भी काफी रिजर्वेशन जूरिस्प्रूडेंस में आया है कि कैन बी कंसिडर जनरल कैटेगरी एज अ क्लास इन इटसेल्फ, एंड द आंसर वाज कैटेगरिकली नो। लेकिन 103rd अमेंडमेंट से अभी जनरल कैटेगरी एक सेपरेट क्लास हो गई है और SC/ST OBCs को एक साइड पे रखा गया है। सो ये फेजेस फ्रॉम अफर्मेटिव एक्शन टुवर्ड्स कम्युनल कोटास, एंड मेरा ये आर्गुमेंट है बुक में कि रिजर्वेशंस को अभी डिस्प्लेस करके कम्युनल कोटास भारत में एस्टैब्लिश हो गए हैं और अभी उसको फर्दर कंटिन्यू वहां से ही होगा। 3 फेजेस हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में देखेंगे, साइलेंट फेज, विजिबल फेज और रीइन्विगोरेशन फेज। एंड ये मैप जो मैंने साइड किया, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कॉलोनियल जो भी जजमेंट्स है, ये पूरा मेरा रिसर्च ऑक्सफोर्ड का है, उसमें मैंने ये 3 स्टेजेस आइडेंटिफाई किए हैं, साइलेंट, विजिबल एंड रीइन्विगोरेशन। साइलेंट फेज, और ये मेरा अंडरस्टैंडिंग इसलिए आता है क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस की जो डेफिनेशन थी, तब तक इंदिरा साहनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली एक सेंट्रल लिस्ट नहीं बनाई, तब तक स्टेट हैड वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स टू डिनोट हु आर बैकवर्ड क्लासेस। अब उसमें क्या हुआ, मेरे जो रिसर्च में ये बाहर आया है कि अपर कास्ट ग्रुप्स हमेशा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे अपर कास्ट ग्रुप्स, बट कुछ जो प्रोमिनेंट ग्रुप्स है वो हमेशा ओबीसीज, बैकवर्ड क्लासेस, बीसीज का पार्ट रहे हैं स्टेट लेवल पे। अब 1950s में रिजर्वेशन चालू हुआ जब से हमें हमारा संविधान मिला, एंड देन स्टेट ने कंटिन्यू किया ये स्टेट लेवल पे रिजर्वेशन। अब जब मंडल कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ और मंडल कमीशन ने जब लिस्ट बनाई, तब उसमें कुछ नए कास्ट भी थे, बट दैट लिस्ट वाज बेस्ड ऑन द स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी। तो जो
एंड उन्होंने ऑफ कोर्स खुद का रिसर्च भी किया, खुद का एम्पिरिकल डेटा भी जो भी था उनके पास जमा किया, लेकिन गवर्नमेंट ने जो लिस्ट अप्रूव की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त 1990s में ऑफ ओबीसी, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट। तो मान लीजिए कि मंडल कमीशन ने एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पे अगर कुछ नए कास्ट को भी इंक्लूड किया होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त बोला कि हम वो नए कास्ट को ओबीसी में नहीं लाएंगे, हम बस स्टेट लिस्ट जो है उसको फॉलो करेंगे। सो दैट वाज द विजिबल फेज। साइलेंट फेज 1950s से इंदिरा सानी तक मैं मानता हूँ वो था, वो विजिबल फेज था। और ऐसे दिशा ने भी आपको बताया होगा कि 103rd अमेंडमेंट पहला अटेम्प्ट नहीं था। उस वक्त नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ऑर्डर के थ्रू, ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू, उन्होंने फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन फॉर नॉन रिजर्वेशन बेनिफिशरीज को दिया था, जो इंदिरा सानी में उन्होंने बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब रीइन्विगरेशन फेज जो है 103rd अमेंडमेंट उसको पूरा करता है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल 1992 में इंदिरा सानी में डिसाइड हुआ था, अभी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहा सरकार ने, और कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि बस 103rd अमेंडमेंट से ही भारत में अपर कास्ट को कोटा मिला है या मिलता रहा है। मेरा रिसर्च और ये जो डायग्राम आपके सामने वो ये बताता है, इट हैज बीन अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड जो ग्रेजुअल प्रोसेस जो रही है वो रिजर्वेशन से कम्युनल कोटा की तरफ रही है। फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और मैं ये मानता हूँ कि जो डिफैक्टो इंडिया में अभी हो रहा है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के साथ, वो है कि जो ग्राउंड होना चाहिए फिर, जो हम समझते हैं जिस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाया गया और जिस प्रकार से 15(6) और 16(6) एक्सक्लूड करता है इस चीज को, वो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ऑफ अपर कास्ट मिडिल क्लास हिंदू मैन। जब मैंने लिटरेचर पढ़ा तो उसमें ये तो काफी बोला गया था कि अपर कास्ट कोटा है, लेकिन किसी ने एक्सप्लेनेशन इतने डिटेल में नहीं दिया था कि ये अपर कास्ट कोटा क्यों है। क्योंकि जनरल कैटेगरी में दूसरे कैटेगरीज भी आते हैं, और गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ये रहा है कि इस कैटेगरी में हम बाकी सबको भी दे रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि जनरल कैटेगरी का जो कोटा है वो अपर कास्ट कोटा है। मेरा जो एनालिसिस है वो ये दिखाता है कि बिकॉज ऑफ 2 रीजंस इट इज जनरल, it is a upper caste quota versus intra general category dynamic and intra Hindu group dynamic. अब इंट्रा जनरल कैटेगरी डायनामिक का अर्थ ये है कि अगर हम जनरल कैटेगरी का कंपोजिशन देखते हैं एक्सक्लूडिंग SC ST OBC, उसमें डोमिनेंट जो कास्ट है वो हिंदूज है। आई थिंक दे डोमिनेट टू द एक्सटेंट ऑफ 95% ऑफ द जनरल कैटेगरी। एंड इंट्रा हिंदू ग्रुप डायनामिक जो है वो ये है कि विद इन हिंदूज, अगर हम SC ST OBC को निकाल देते हैं, उसमें जो बचा हुआ सॉर्ट ऑफ मास है, जो लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा हिंदू मेन, मिडिल क्लास मेन को बेनिफिट होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द हिंदू वुमेन फेस इन द सोसाइटी। तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ एनालिसिस है कि ठीक है, काफी लोगों ने बोला कि इससे अपर कास्ट कोटा, बट आई गो अ स्टेप फर्दर एंड जस्टिफाई व्हाई इट इज सो। अब I'll not cover the last point, but it basically says कि it's a very technical point within discrimination law that which groups can be called as protected groups, and mutable design of जो है mutable design कैरेक्टर है कि एकदम से हम जंप नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम कोई व्यक्ति दलित समाज में पैदा होता है या ट्राइबल समाज में पैदा होता है, तो अपना वो आइडेंटिटी इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल डिजाइन ऑफ ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम ये है कि एक दिन में मान लीजिए किसी को अगर लॉटरी लग गई, तो एक दिन पहले जब वो व्यक्ति, बिकॉज ये इंडिविजुअल बेस कोटा है, वो ईडब्ल्यूएस बेनिफिशियरी रहेगा, और दूसरे दिन इमीडिएटली वो नहीं रहेगा। और इस आधार पे व्हाट, एंड दिस इज अनदर डायग्राम फ्रॉम द बुक दैट आई बोरो, कि दिस क्रिएट्स क्वाइट एन अनटेनेबल अनस्टेबल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक ऐसा रिजर्वेशन स्कीम बनाई है जो अंदर से ही खोखली है। एंड ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गो इनटू ऑल ऑफ दिस इन डिटेल, एंड टू कंक्लूड, my presentation
showed that EWS criteria is not about poverty. It's not about socioeconomic disadvantage. It is only about caste. It is only about caste of upper caste men, Hindu men, and most importantly, it delegitimizes the entire reservation policy. और हमारे भारत में अभी रिजर्वेशन नहीं रहे हैं, जो भी हम अभी बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन है, उसका स्वरूप अभी कम्युनल कोटास के इसमें कन्वर्ट हो गया है। और मैं अभी बाबा साहब का एक कोट आपके सामने जरूर पेश करूंगा, क्योंकि दिस इज द फंडामेंटल बेसिस व्हाई द रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ओनली ऑन माइनॉरिटी सीट्स। अब जब डिबेट हो रही थी कि हमें भैया कम्युनल कोटा सबको क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों हमें बस बैकवर्डनेस से क्वालिफाइड एक क्लास बना के SC ST OBC उनको देना चाहिए, तो डिबेट तो ये हुई थी कि it has to be qualified through the understanding of backwardness and not based on communal quota that is for everyone. सब communities का इसमें शेयर होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि रिजर्वेशंस को मिनॉरिटी सीट्स SC ST OBC के लिए ही क्यों लिमिटेड रखना चाहिए। एंड बाबा साहब ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि अगर आप रिजर्वेशन को 70 और 80% तक खींचते हैं, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, वो ही विशिएट हो जाता है, वही खत्म हो जाता है। अभी सरकार जो कर रही है, और जो मेरा पहला थियराइजेशन मैंने किया था, देयर इज अ न्यू जनरल कैटेगरी अभी जो बनी है। अगर आपको लगता होगा कि अपर कास्ट की जो डिमांड हमेशा से रिजर्वेशन के लिए रही है, EWS कोटा से वो खत्म हो जाएगी, ये होगा नहीं। रादर उनकी डिमांड और इंटेंसिफाई होगी। एंड EWS कोटा, जैसे दिशा ने क्लियरली बोला कि जज ने भी ऑब्जर्व किया है कि दिस इज द फाउंडेशन फॉर एंडिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ये दिस इज नथिंग बट डीलेजिटिमाइजिंग the aspirations, the claims of SC ST groups and delegitimizing the entire reservation policy जो हम समझते हैं कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे दी जाती थी। अभी सर्टेन स्टेट्स में 80% अबव है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि अभी अगर आप 80% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इन that the equality principle survives. The same way, I don't think the reservation has survived, it has been converted into communal quotas. Thank you. थँक्यू सो मच हसन सर। अत्यंत महत्वाचे 2-3 मुद्दे आपल्याला याच्यातून आपल्याला समजले की एकतर भारतात जी आरक्षण प्रणाली आहे ती पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न इथली म्हणजे आत्ताची सरकार नाही तर याच्या आधीपासूनच्या सरकार ही करत आलेली, आणि इथली ही रिझर्वेशन पॉलिसी संपवून एक वेगळा कम्युनल कोटा तयार करण्यासाठी इथली प्रस्थापित जी काही आपण म्हणू जी काही ब्राह्मणिकल एक जी सोसायटी किंवा ही व्यवस्था ही आधीपासून करत आलेली आहे। तर हे एक महत्वाचं वक्तव्य यांच्या पुस्तकातूनही आपल्याला मिळेल। आताच हे पुस्तक तिकडे पब्लिश झालेलं आहे, पण येत्या 1-2 महिन्यात आपल्या भारतातही या पुस्तकाचं लॉन्च होणार आहे, कदाचित जानेवारीमध्ये होईल। येस। सो हे पुस्तकही आपल्याला अवेलेबल होईल। तर एकंदरीतच EWS ची जर्नी काय म्हणजे आता निकाल लागला म्हणजे आताच याच्याबद्दल डिस्कशन होतं असं नाही, तर या EWS रिझर्वेशनची एक मोठी जर्नी राहिलेली आहे। याच्याबद्दल बाबासाहेबांचे मत काय आहेत किंवा एकंदरीतच आतापर्यंत जे काही महत्त्वाचे निर्णय आहेत याच्याबद्दल भाष्य करणार हे पुस्तक असेल, तर मला वाटतं की याही डिस्कशन मध्ये आपण नंतर भाग घ्यायला पाहिजे। तर या संदर्भातले जर काही प्रश्न असतील तर आपण घेऊया आणि मग आपण सेशन संपवूया। एक क्वेश्चन असा होता की तो दिशासाठी होता, पण मी वाचतोय का? The concept of giving reservation is to eradicate monopoly of a particular group. But don't you think that the reservation appeal for OBC reservation will bring this monopoly? Because as per Asang sir, the concept of reservation is only for minorities. See. So, हा एक क्वेश्चन होता. Yes.
Or do you want me to answer? I think it's for Disha. हा, इफ पॉसिबल, अदरवाइज तिने मेल दिला आहे, तर यू कॅन इवन ईमेल. Can I go ahead and येस answer it? येस. तो स्वराज, जब मैंने बोला कि रिजर्वेशंस मिनॉरिटी ग्रुप के लिए है, दैट वाज द हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो हम रिजर्वेशंस की मानते हैं. जब मंडल कमीशन ने डेजिग्नेट किया और जो वीपी सिंह सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद भी 27% जो ओबीसीज में है, उसका जो फंडामेंटल बेसिस है ओबीसी रिजर्वेशंस का, वो एससी एसटी ग्रुप से डिफरेंट है. जो अपर कास्ट की मोनोपोली थी, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, और जी जो सो कॉल्ड सेकेंड और थर्ड कास्ट है वर्ना सिस्टम में, उनको कैसे ज्यादा हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जो ओबीसीज है, उसके ऊपर आधारित है. अब मोनोपोली की आपने जो सवाल पूछा है, सो मोनोपोली अभी भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स हो या उसमें ये की बात क्लियर आती है कि डिस्पाइट एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशंस, द गवर्नमेंट सेक्टर जो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है, इज बीन हेजेमनाइज्ड बाय अपर कास्ट. आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे बुक से कि मराठा रिजर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट में जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का जजमेंट है. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि मराठा समाज जो इतना अपर कास्ट और इतना एफ्लुएंट है, उनका जो एम्पिरिकल डेटा है वो ये बताता है कि विदाउट रिजर्वेशन उनको 60% सीट्स ऑलरेडी है. सो 60% जब सीट्स एक समाज लेता है, तो 40% जो सीट्स है वो एससी एसटी ओबीसी और बाकी सब महाराष्ट्र के जो समाज होते हैं, वो उनको मिलती है. So I do not think that giving reservations will bring monopoly of OBCs. No. Hello, Asang. This is a question to Asang Wangade from Dr. Shyam Goar. Yes, please go ahead. हाँ, क्या लगता है कि इससे कम्युनल राइट्स बढ़ेंगे अगले 100 साल में ड्यूरिंग एससी एसटी ओबीसी एंड ब्राह्मण कम्युनिटी? कम्युनल राइट्स बढ़ने के चांसेस कितने हैं 100 साल में? अब I don't know, but definitely जब तक हम राइट्स नहीं, बट हम हमारे समाज को मोबिलाइज नहीं करते हैं कि कैसे हमारा जो रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी का, ये गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, तो फ्यूचर में अगर हमें वो अवॉइड करना है तो एक ही मुझे लगता है उसका अप्रोच होगा कि ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसको हम खारिज करें. अब मुझे नहीं पता कि इससे कितना डिसकंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि अभी एससी एसटी और ओबीसी ग्रुप्स में इतना ज्यादा नेशनल लेवल पे मैंने तो अपोजिशन नहीं देखा है. ऑफ कोर्स पॉकेट्स में और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने डेफिनेटली इसको अपोज किया है, लेकिन जनरली जो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी जो हमारा समाज है एससी एसटी ओबीसी का, उनको लगता है कि 10% से क्या हो जाएगा. और जो दिशा ने भी बोला था कि इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, रादर दिस अफेक्ट्स एससी एसटी ओबीसी द मोस्ट. जब तक हम ये जान के एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट इसके ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अगेंस्ट खड़ी नहीं करते, तो फ्यूचर है वो काफी डार्क मुझे लगता है. ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन खत्म करने के लिए क्या लीगल पॉइंट कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में 3 इश्यूज डिस्कस किए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सबसे जो फंडामेंटल इशू है, मुझे लगता है कि अगर रिव्यू पिटिशन में जाती है ये पर्टिकुलर जजमेंट, तो मुझे लगता है जानी चाहिए. जो डिसेंटिंग ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिसेस का, जस्टिस भट्ट और चीफ जस्टिस ललित का, वो दैट ईडब्ल्यूएस कोटा इज डिस्क्रिमिनेटरी, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा. लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बोला कि सारे 5 जजेस ने ये अग्री किया है कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन मिलेगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है. एंड जैसे मेरे पहले वाले स्पीकर ने भी बोला कि सारी लड़ाइयाँ कोर्ट में नहीं लड़ी जाती, एंड आई थिंक सोशल मूवमेंट के थ्रू इससे ज्यादा एक रिस्पॉन्स मुझे लगता है आएगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच.
आकाश वाघमारे, काही प्रश्न असेल तर विचारा, अदरवाईज आपण पुढे जाऊ. Okay, sure, sir. So first of all, thank you so much to both of you for enlightening on this very important issue. So my question is to both of you, and I just want you to put forth your perspective in this regard. So as we talked about EWS reservation, so basically what happens is the 10%, the percentage, in terms of percentage, Can you 10%. please speak up? I'm sorry, not able to hear you. Can you hear me now? Yeah, that's better. So the thing is, 10% figure has come from the population constraint. So as your previous Disha ma'am talked about the what you can say, the population, the empirical data. So the empirical data last happened in 1931, from which we have allotted the certain amount of reservation to each and every category. So isn't it a good? I'm putting forth my perspective. Isn't it a good thing where now most of the communities are demanding the caste-based census, so that we will be able to figure it out what is the and contrary that Supreme Court is also saying that we have to do a caste census so that we will get an exact and absolute picture of what is the caste number in between the all among the society. So if we have put forth the number of 10%, so in the long run, isn't it a good thing that we can restrict the upper caste within the 10% and we can remove the reservation and the 90% of the seats can absorb the SC, ST, OBC people? I think the couple of questions that you asked, I think I only agree with your first question of caste-based census. I'm a big supporter of it. I think it's high time that we have more, I would say, contemporary data based on which this scheme of reservation is extended to SC, ST, OBCs. The second question is limiting upper caste reservation to only 10%, and giving rest 90% to us. I think we are missing the point here. Affirmative action, as we understand in at least theoretically, is only given to certain groups जिनको historical discrimination का experience है. अब historical discrimination और social exclusion जो concepts है, इसके ऊपर ही reservation का पूरा ढांचा आधारित है. Second issue, आपके अगर हम 90% of the seats देते हैं SC, ST, OBCs को, वो भी बहुत बड़ा problematic है, क्योंकि बाबा साहब ने जो उस वक्त clearly बोला था कि reservation has to be limited for minority seats, उसका आप seriousness जान लीजिए. We need to understand कि भारत में equality code article 14, 15 और 16 में जो है वो equality of opportunity सबको देता है, irrespective of caste, creed, color, etc., sex, etc. अब उसमें अगर हम reservation को ऐसा principle बना देते हैं जो 90% seats दे दे SC, ST, OBC को, कि वो भी गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर we are actually reducing the life of reservation by doing something like that. So definitely we should have a caste census and have contemporary data which will help us understand what is now the dynamic after 75 years of our independence of this caste, and then maybe also take into consideration on what basis, first of all, there was a demand within upper caste for reservation, and whether that demand is at all empirically founded. The research that is done right now in social sciences, sociology especially, and anthropology, tells us that there is no basis, empirical basis at least, that upper castes are backward. No, they're not. They're way affluent and way forward. Thank you so much, sir. My next and final question is, so now there are the two types of reservation is in existence, right? One is horizontal, one is the vertical. So what happens right now is, if any SC, ST, OBC candidate crosses the merit of open category, then he will get the seat from the open category. So it is all based upon the merit. So what is the current scenario is, why the EWS reservation favoring the upper caste is, despite their their 50% reservation, they will get 10% more. So overall upper caste reservation will be consist of 50%. And a drawback is that the SC, ST, OBC candidates do not able to cross that mark.
But as I spoke regarding my last question, so if we put 90% quota to us, means it is not reservation. So we in the future, if caste census has been done and we get an exact figure, so can we give? So as you said that, so reservation is as Dr. Ambedkar said that. So it is reservation is for the deprived class of the society. So the upper caste will become 10% only. So we'll give reservation to them. So in that fight, in the long run, where we will able to be more confident and more resource driven in the upcoming 1500 or 150 years later. So isn't it a very historic thing that it has done, that we can restrict upper caste into the only 10%? No, I don't think so. Upper caste shouldn't even get 1% reservation. Why do they have claim for reservation? My fundamental question is that, and again, if you read the entire literature on it, it's very clear that this is all politics. This is all one-on-one politics that government has done, and even the upper caste continue, certain groups in particular within upper caste continue to threaten करते हैं सरकार को कि अगर आप हमें रिजर्वेशन कोटा नहीं देंगे तो हम आपको पॉलिटिकल सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे। आपका जो सवाल है कि इट माइट सीम कि 10% को ही रोक लो अपर कास्ट को, लेकिन मैंने जो आर्ग्यू किया है 10% पे अपर कास्ट नहीं रुकेगा तब तक ये पूरा 100% खा नहीं लेता है। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि why also 10%? Why also 10%? Why also 1%? Because it's not like no, Akash, let me finish. The reason I'm saying this is because we cannot base constitutional policies solely on politics, and that is the basis for this reservation. When Dalit Muslim question was raised, the government said that they are not Dalits anymore because they converted to other religion. And rather, we and the empirical data which has come out has shown that Dalit Muslims who do not get reservations are actually far more worse off than certain Dalit community. So my final answer to you would be that I am not even for giving 1% reservations to upper caste, not EWS, upper caste, just because they are not getting reservation. See, this doesn't make sense. The logic, there is no logic. That's because the demands of upper caste are just like बाकी सबको मिल रहा है reservation तो हमें भी भैया चाहिए. That is not something how we draft the constitutional policy, and that's not how we should provide reservations. Santosh, Advocate Santosh. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me the clarity on this issue. Thank you so much. Yes, Santosh. हेलो Yes. सर, गुड इवनिंग Good evening. बोलिए. सर, मेरा ऐसा क्वेश्चन है, जो ईडब्ल्यूएस को एक जो रिजर्वेशन मिला है वो इकोनॉमिक के बेसिस पे मिला है, जो 8 लाख की कंडीशन दी वाली है, वो कौन से बेसिस पे दिए हैं? तो जैसे मेरे स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन किया, सरकार को भी नहीं पता कि किस बेसिस पे दिया है। सरकार को नील न्यूनेस केस जो था, नीट का जो एडमिशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सरकार को ग्रिल किया है ये पूछने के लिए कि आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया 8 लाख का जो है वो किस बेसिस पे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑन एफिडेविट सरकार ने 3 बार 3 डिफरेंट चीजें बोली है। पहले बोला कि ये हम सिनो कमीशन रिपोर्ट 2010 के ऊपर बेस करते हैं, क्रीमिलेयर के ऊपर बेस करते हैं, और वो बेसिस नहीं था। सेकंड बोला कि हम इनकम सीरिंग लाइन के ऊपर बेस करता है, इनकम टैक्स की जो बेसिक थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें भी गड़बड़ है, तो वापस सरकार ड्राइंग बोर्ड पे गई और सरकार ने बोला कि भैया हम तो अभी रिवाइज कर रहे हैं। और जो रिवीजन पांडे कमीशन रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, इट्स अबाउट 150 पेजेस, उसमें ये लिखा गया सरकार की तरफ से कि it has become impossible to devise economic criteria based on both economic as well as property. इसलिए सरकार ने भी उसको इनकम क्राइटेरिया कर दिया है बेस्ड ओनली ऑन इनकम टैक्स। वो भी जस्टिफिकेशन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू सर। But I think we can take last 2 questions and then Yes, sure. Wrap up. Yeah. Okay. So yes, there are 2 questions. So
what can we do to overcome the EWS, and second is मूल निवासी बहुजनों को जागरूक करने का काम करना पड़ेगा, और okay, I think it is comment on this. Comment, right. Yeah. So, I mean, like Dr. Shamkur had asked that question, what can we do to overcome EWS? I think peaceful mass protest against it is one of the ways, which I think, because we have to tell our people, SC, OBCs, that the reservation has ended. And once we start arguing that, जब हम ये आर्ग्यू करेंगे कि अभी उन्होंने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है, और फिर लोग बोलेंगे कि अरे हमें अभी कोटा तो मिलता ही है, लेकिन कोटा आपको जो मिल रहा है वो कम्युनल कोटा मिल रहा है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। और ये कम्युनल कोटा जो आपको मिल रहा है, ये कब सरकार ओवरटर्न करके सबको फिर इकोनॉमिक बेसिस पे कर दे, ये आपको नहीं पता। इसलिए जो हमारे हक है SC, ST, OBC, जो राइटली हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है, उसको अगर सेफगार्ड करना है, तो आई थिंक द फर्स्ट एंड foremost thing that we need to do is to spread among our masses that we are the worst off. हमें सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट हो रहा है वर्सली इस EWS कोटा से, एंड EWS ओवरकम करने के लिए लीगली, ये तो सोशली मैंने आपको पॉलिटिकली उत्तर दिया, लीगली हमें रिव्यू पिटिशन डालने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में, और इस एंड 2-3 मुद्दों पे, स्पेशली डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट जो है उसका वो, और सेकंड इकोनॉमिक बेसिस पे क्यों रिजर्वेशन आधारित नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें रिव्यू पिटिशन डाल के ही हम उसको लीगली ओवरकम कर सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच असंग सर। सो रिव्यू पिटीशन भी मुझे लगता है कि ये दिलीप मंडल सर और इनके माध्यम से शायद वो प्रोसेस अभी चल रहा है। हाँ, सो थैंक यू सो मच। तो इस प्रोग्राम का मैं वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए मैं डॉक्टर दिलीप चौधरी सर को विनती करता हूँ। हेलो। हाँ, हेलो सर। हेलो, हाँ, आवाज येतो का? हो, यस। आज पाथ फाउंडेशन आणि छत्रवीर राजे संभाजी प्रशासकीय सेवा महाविद्यालयाच्या वतीने आयोजित EWS आरक्षणाच्या संदर्भातले जे अनेक गैरसमज आहे, अजूनही बऱ्याच लोकांना कन्फ्युजन आहे की कुठल्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन मध्ये ते आरक्षण मिळालेलं आहे, किंवा इव्हन सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा त्याचं समर्थन केलेलं आहे। तर त्या संदर्भात एक विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती यावी, त्याच्याबद्दलचे जे काही ग्राउंड्स आहेत, बेसिक फॅक्ट्स आहेत, ते मुलांच्या पुढे यावी म्हणून आजचं हे सेमिनार आपण आयोजित केला होता। या सेमिनारसाठी मिस्टर असंग आणि वाडेकर मॅडम हे दोघेही जण आपल्या कार्यव्यस्ततेतून वेळ काढून आपल्या त्या सेमिनारसाठी जॉईन झाले आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी मांडणी त्यांनी केली। काही बेसिक गोष्टी रिझर्वेशनच्या संदर्भातल्या त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितल्या, त्याबद्दल मी असंजी वानखेडे आणि दिशा वाडेकर मॅडम यांचं दोघांचंही महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि पाथ फाउंडेशनच्या वतीनं खूप खूप आभार व्यक्त करतो। आजच्या या कार्यक्रमासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर विलास ढोणे सर हे सुद्धा उपस्थित राहिले, त्यांनी या ठिकाणी वेलकम स्पीच केलं, त्यांचं सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। या कार्यक्रमाच्या एकूणच संयोजनासाठी ॲडव्होकेट बोधी रामटेके यांनी पुढाकार घेतला व त्यांनी देखील या 2-3 दिवसापासून हे सगळं सेमिनार आयोजित व्हावं एक महत्वाची भूमिका बजावली, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो। पाथ फाउंडेशनच्या सर्व सदस्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि जे लोक या ठिकाणी ऑनलाईन जॉईन झाले, सहभागी झाले, चर्चेमध्ये सहभागी झाले, प्रश्न विचारले, आमचे सगळे विद्यार्थी, बाहेरचे सगळे विद्यार्थी, काही चळवळीतील सहकारी सुद्धा या ठिकाणी यामध्ये जॉईन झाले होते, त्या सगळ्यांचं मी मनपूर्वक या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि आजचा सेमिनार या ठिकाणी संपला
असं जाहीर करतो. थँक्यू व्हेरी मच टू एव्हरीवन. Yes. Yeah. Thank you, so thank much. you. Thank you, Bodhi. Thank you. Thank Yes. you, the entire team. It Yes, was a yes. great privilege to be here. Thank you. Yes, yes. असंग सहचे जे काही आर्टिकल्स आहेत किंवा हो. आता जे प्रेझेंट हो. केलं ते पीडीएफ ते मी ग्रुपवर हो. आपल्या मी शेअर करतो सगळ्यांना, म्हणजे बाकी इन्फॉर्मेशन अजून आपल्याला मिळेल. ओके, सो चालेल. थँक्यू Yes, एव्हरीवन yes. फॉर जॉईनिंग. Okay. थँक्यू. Okay. Yeah.